हम एक्चुअली यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम 1991 की प्रॉब्लम समझ रहे हैं। वापस सर पढ़ाई पे आ गए। 1991 में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, वो हमने डिस्कस करी, उस प्रॉब्लम के रीजंस को हमने डिस्कस किया, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया। तो व्हाई वी आर डिस्कसिंग एलपीजी, व्हाई वी आर डिस्कसिंग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? द आंसर टू इट इज कि सर ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सोल्यूशन का पार्ट था। किस चीज का सोल्यूशन? इंडिया की जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन था कंडीशनल लोन, यही था। और उन कंडीशंस में से एक कंडीशन थी जो कि बैंक, वर्ल्ड बैंक ने अप्लाई करी थी कि सर आप अपनी इंडिया की पॉलिसीज को लिबरल करो, ठीक है। तो जो जो जहां जहां इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज के साथ था, वहां वहां इंडिया को अपनी पॉलिसीज को लिबरल करना पड़ा, यही मतलब है लॉजिकली तो, ठीक। सो हमने अभी लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या पढ़ा है कि जो जो प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी सर? आईपीआर 1956 की सारी प्रॉब्लम्स थी, उन सारी प्रॉब्लम्स को सर रिजॉल्व करना। तो वो जो रिजोल्यूशन किया गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिफॉर्म्स क्रिएट करने के लिए, वो हमारा सोल्यूशन था लिबरलाइजेशन के अंडर। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब आगे की स्टोरी बढ़ते हैं हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पर। अब थोड़ा सा क्या नया पोर्शन है ना, तो मैं और एलाबोरेट कर पाऊंगा। अभी मैं एलाबोरेट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं लास्ट क्लास में एलाबोरेट कर चुका था। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी पर। फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है? फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं? बैंक्स। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या आएगा? बैंक आएगा, और म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी, ये सब चीजें। अभी आते हैं फाइनेंस के सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुआ। सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर जो होता है वो होता है बैंकिंग सिस्टम, ठीक। 1991 से पहले कौन था रेगुलेटर बैंक्स का? कोई आइडिया? अच्छा, अभी कौन है? बैंकिंग को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। आरबीआई। 1991 से पहले कौन करता था? आरबीआई करती थी। आरबीआई पहले भी करती थी, आरबीआई बाद में भी कर रही है, लेकिन पहले आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती थी। अगर छोटे से छोटा डिसीजन भी अगर किसी बैंक को लेना है तो उसके पास ऑटोनॉमी नहीं होती थी, हर चीज उसको आरबीआई से कम्युनिकेट करके करना पड़ता था। क्या आपको पता है कि आरबीआई जो है वो एक सीआरआर और एसएलआर के नाम से रिजर्व्स रखती है अपने पास हर बैंक से? ये बात पता है आपको? हर बैंक अपने डिपॉजिट्स में से एक हैवी पोर्शन आरबीआई के पास पार्क करता है एज ए कंपल्सरी रिजर्व। पता है? नहीं पता तो नाउ आई एम टेलिंग इट। सो पहले ये जो अमाउंट ऑफ रिजर्व था ये बहुत हैवी था, तो बैंक्स के पास कम पैसा रहता था अपने नॉर्मल जनरल पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो दिस वाज अ प्रॉब्लम। राइट नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग, 1991 से पहले बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स थी? तो जो एक प्रॉब्लम क्या थी कि सर हर डिसीजन आरबीआई से पूछना पड़ता था, एक चीज। दूसरा, सर आरबीआई जो थी वो इतना ज्यादा रिजर्व्स को अपने पास रखती थी, हर इंटरेस्ट भी जो थी वो आरबीआई रेगुलेट करती थी। बैंकिंग कोई ऑटोनॉमी नहीं थी बैंकिंग सेक्टर के पास। अगर एक ब्रांच भी खोलनी है किसी बैंक को, किसी भी एरिया में एक ब्रांच खोलनी है, तो पहले उसको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद ही वो अपनी ब्रांच ओपन कर पाता था। So this was a problem which was faced by financial sector before 1991. एक और क्या था कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं थी 1991 से पहले, और फॉरेन बैंक तो भूल ही जाओ। सो नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ बैंक्स बिफोर 1991 इंडिया में बहुत कम थी। सो दिस वाज आल्सो अ प्रॉब्लम कि एक ही बैंक है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट पूरे सिटी का लोड है, तो वो वैसे भी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती थी। अगेन दिस वाज अ प्रॉब्लम। अब आते हैं हम अपने सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन क्या होगा कि सर आरबीआई बहुत ज्यादा रूल्स बनाता है, कम कर दो रूल्स, एक सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन कि सर आरबीआई के पास बहुत सारा फंड पार्क रहता है, तो उसकी आप वो भी कम कर दो, फंड्स को भी आप कम करो। थर्ड, सर कोई भी ब्रांच ओपन करनी पड़ती है आरबीआई से पूछना पड़ता है, तो आरबीआई ने कहा अब हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, और एक प्रॉब्लम क्या थी? यस, एक और थी कि सिर्फ आपकी गवर्नमेंट बैंक्स हुआ करती थी, तो आपके इस रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी बैंकिंग में आने के लिए अलाउ किया, एंड इनफैक्ट 74% तक का फॉरेन बैंक्स का भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने अलाउ किया। तो जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है, अब हम उस पर आते हैं। इट इज लाइक दिस, एक बार हम रीड कर लेते हैं इस पोर्शन को। क्या है प्रॉब्लम? क्या थी? अच्छा, पहले फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या आता है? कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। प्रॉब्लम्स क्या थी? ऑल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर रेगुलेटेड थ्रू वेरियस नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई। ये प्रॉब्लम थी कि बहुत ज्यादा नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस थे। नेक्स्ट, आरबीआई डिसाइडेड द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स कैन कीप विद देमसेल्व्स, फिक्सेस इंटरेस्ट रेट्स, नेचर ऑफ लेंडिंग टू वेरियस सेक्टर्स। वो बताएगी कि आप जब आगे लेंड करोगे अपना मनी, तो हम बताएंगे किस लेवल पर आप उसको आगे लेंड करोगे अपने मनी को। नेक्स्ट, हम मतलब आरबीआई। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर वाज नॉट अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मेनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई। तो द होल प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर कि सर सारी चीजें आरबीआई अपने कंट्रोल में लेके चलता था। सोल्यूशन क्या निकल के आया? रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। ऑल्दो अभी भी उसको रेगुलेटिंग एजेंसी ही बोलते हैं, पर वो बहुत ज्यादा रेगुलेट नहीं करता था, फैसिलिटेट ज्यादा करता है आरबीआई आफ्टर 1991। नेक्स्ट, establishment of private sector banks, Indians as well as foreign प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अलाउ कर दिया था गवर्नमेंट ने। इंडियन बैंक्स भी हो सकती हैं उसमें, इंडियन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं।
द फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू 74% है इसका सही, तो गलत है ये जो लिखा हुआ है, 50% नहीं है, इट इज 74%. नेक्स्ट, banks which fulfill certain conditions have been given freedom to set up new branches without the approval of RBI. RBI से बिना पूछे जो बैंक्स होती हैं वो अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकती हैं. क्या वो कंडीशंस अभी हमें नहीं पढ़नी. अगर एक सिंपल कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड कंडीशंस थे, उसको कोई भी ब्रांच अगर फॉलो कर रही है बैंक, तो कहीं भी अपनी नई ब्रांच खोल सकती है. वो कंडीशंस क्या थी, वो माइक्रो लेवल मैनेजमेंट हमें नहीं करना. पहले हर चीज पूछनी पड़ती थी, अब कम से कम पोस्ट 1991 कुछ ऐसा पोर्शंस आया कि आप बिना पूछे भी कर सकते. And finally, foreign FIIs, foreign institutional investors such as merchant banks, mutual funds and pension funds are allowed to invest in Indian financial market. FDI और FII में डिफरेंस कौन बताएगा? Okay, foreign direct investment means अगर कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन अ वे कोई असेट या प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एक ऐसा इन्वेस्टमेंट, मान लो ओप्पो ने इंडिया के अंदर एक अपने यूनिट ओपन करी, एप्पल ने इंडिया में एक यूनिट ओपन करी. नाउ दिस इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. डायरेक्टली आप इंडिया में कोई इन्वेस्ट कर रहे हो, एसेट्स क्रिएट हो रही है यहां पर, फिजिकल एसेट्स. व्हाट इज एफआईआई? एफआईआई मतलब फॉरेनर ने इंडिया के शेयर मार्केट के थ्रू किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे, म्यूचुअल फंड्स परचेज करे, इसको हम बोलते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया. इसमें कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको दिखता नहीं है कि यहां पर कितना बड़ा एसेट क्रिएट हुआ है. ये उनका जो आपका नॉन फिजिकल एसेट्स के फॉर्म में इंडिया में पैसा आता है. क्लियर है? इसको बोलते हैं हम एफआईआई. 1991 के बाद से इंडिया में एफआईआई इंक्रीज, ओपन अप हो गया. फॉरेनर्स इंडिया में शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स इजीली परचेज कर पाएंगे. ठीक है, इससे क्या होगा, अगर वो $1000 के शेयर परचेज करेंगे, तो यहां पे तो रुपीस में करना है, तो क्या होगा, वो $1000 आरबीआई को देंगे, आरबीआई रुपीस में कन्वर्ट करके उनको शेयर्स प्रोवाइड करेगी. मेकिंग सेंस? तो फॉरेन करेंसी रिजर्व ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा. ठीक है, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में कोई बैंक ओपन करना चाहता है, तो वो बहुत सारा पैसा डॉलर्स में लेके आएगा, आरबीआई को देगा, आरबीआई उसे रुपीस में कन्वर्ट करेगी, देन वो यहां पर एक बैंक सेटअप कर पाएगा. स्टैंडर्ड चार्टर्ड का नाम सुना है आपने, है ना? तो ये सारी आपकी फॉरेन, डच बैंक का नाम सुना है, ये सब आपकी फॉरेन बैंक्स हैं. तो उन्होंने बहुत हेवी अमाउंट दिया आरबीआई को और यहां पर अपना एसेट क्रिएट किया, बैंकिंग सिस्टम क्रिएट किया. इससे क्या हुआ, फॉरेन रिजर्व ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ. ठीक है, ठीक है, लिख लो इसको.